4, क्वेश्चन नंबर 4 है ये इंड AS 40 का। एक्स लिमिटेड है वो जो कंस्ट्रक्शन रजिस्ट्री उसमें एंगेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो अपना 31 मार्च को बनाती है ईच ईयर। उन्हें 1 अप्रैल 2011 एक्स लिमिटेड ने एक प्रॉपर्टी खरीदी। प्रॉपर्टी में क्या खरीदा? लैंड खरीदी 2 करोड़ की। इमीडिएटली बिगिन लीज द प्रॉपर्टी टू वाई लिमिटेड ऑन एन ऑपरेटिंग लीज। और उसने मतलब 1 अप्रैल 2011 को खरीदी और तुरंत उसने लीज पे दे दी, इमीडिएटली दे दी ऑपरेटिंग लीज के ऊपर। अब कोई रेंटल पर्पज के लिए देता है तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती है, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गई। एनुअल रेंटल्स वर 20 लाख ऑन 31 मार्च 2015। द फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी वाज 260 lakh, मतलब 2 crore 60 lakh. Under the term of lease, Y Limited was able to cancel the lease by giving 6 month notice in writing to X Limited. अब ये क्या बोल रहा है कि मतलब इसने ऑपरेटिंग लीज दे दी तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैटेगराइज हो गई। अब एनुअल रेंटल्स है ना उसको 20 लाख हर साल मिलेंगे। 31 मार्च 2015 को क्या हुआ कि मतलब है ना 4 साल बाद में उसको क्या हुआ, तो फेयर वैल्यू थी ना प्रॉपर्टी की वो 2 crore 60 lakh हो गई। अब अपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ना, और स्टार्टिंग में अपने वैसे कॉस्ट मॉडल लगाते हैं, वैसे भी लैंड है तो डेप्रिसिएशन वैसे भी नहीं होगा, तो उसकी जो कॉस्ट है वो तो 2 करोड़ ही रहेगी। अब लीज की टर्म में क्या हुआ, जो वाई लिमिटेड है ना वो लीज को कैंसिल कर सकती है 6 मंथ पहले नोटिस देखे एक्स लिमिटेड को। तो वाई लिमिटेड उसने नोटिस दिया अपना 31 मार्च 2015 को और प्रॉपर्टी को वैकेट किया 30 दिसंबर 2015 को। ठीक है, ऑन 30 दिसंबर 2015 द फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज वाज 2 crore 90 lakh। अपने वो फेयर वैल्यू उसका मतलब ही नहीं क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और अपने वैसे भी कॉस्ट पे मेजर कर रहे हैं। On 1st October 2005, X Limited immediately began to convert the property into 10 separate flats of equal size, which X Limited intend to sell in the ordinary course of business. अब क्या हुआ, 1 अक्टूबर को जो X Limited है ना उसने क्या किया 10 इक्वल फ्लैट काट दिए उसके, जो सुबह लैंड थी ना उसके। ठीक है, और X Limited ने क्या किया, उसमें खर्चा किया 60 लाख का। भी इसको कन्वर्ट करेंगे ना, वो एक लैंड थी उसको में क्या फ्लैट बनाएंगे, वो कन्वर्ट करेंगे उसमें तो 60 लाख का खर्चा और होगा। ऑन 30 सितंबर 5 to 11 31 मार्च 2016 20 के बीच में इसका 6 महीने में 60 लाख का खर्चा और लग गया। द प्रोजेक्ट वाज इनकम्प्लीट एट 31 मार्च 2016 and the director of the X Limited estimated the need to spend a further 40 lakh to complete the project, after which the flat could be sold for 50 lakh each। मतलब ईच फ्लैट 50 लाख में बिक जाएगा। तो 40 लाख है ना वो 31 मार्च 2016 के बाद में लगा है उसको कंप्लीट करने के लिए। मतलब जैसे अपने जो एनआरबी वगैरह निकालते हैं उसमें यूज आएगा। भी एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीशन कितनी थी 40 लाख और लगा अपना। ठीक है, और हर एक जो फ्लैट है वो 50 लाख का सेल हो गया। Examine and show how the 3 events would be reported in the financial statement of X Limited for the year ended 31 मार्च 2016 as per Ind AS 16। ठीक है, as per Ind AS 40। तो अपने को जो तीनों इवेंट हुए हैं, मतलब पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी था, फिर वो उसे मतलब कंस्ट्रक्शन करने के लिए खुद के पास रख लिया उन्होंने, है फिर उसको सेल कर दिया। तो इन तीनों इवेंट का बताना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे शो करेंगे इनको बताना है अपने को। अब पहले तो इसमें ये बता देंगे आंसर में भी 1 अप्रैल 2011 को प्रॉपर्टी है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी क्योंकि इसने हमने रेंटल पर्पज के लिए यूज किया था, है ना, ना कि ओनर ऑक्यूपाइड के लिए, तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी। और प्रॉपर्टी है वो कॉस्ट मॉडल पे मेजर होगी, इसका मतलब है उसकी कॉस्ट हर साल 2 करोड़ ही रहेगी। अब 30 सितंबर 2015 को क्या हुआ, प्रॉपर्टी को उसने मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होने से सीज हो गई वो, है ना, क्योंकि एक्स लिमिटेड ने सोचा कि वो डेवलप करेगा इसे सेल करने के लिए, है ना। तो अब जो इंड AS 40 का जो पैरा नंबर 59 है वो क्या बोलता है, अगर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इन्वेंट्री इनके बीच में अगर कोई ट्रांसफर होता ना तो वो जो ट्रांसफर है वो प्रॉपर्टी की कैरिंग अमाउंट को चेंज नहीं कर देता है और ना ही वो प्रॉपर्टी की कॉस्ट होती है ना उसको मेजरमेंट और डिस्क्लोजर के लिए चेंज करता है, मतलब अल्टीमेटली उसको कॉस्ट पे ही दिखाते हैं। तो हैंस द कैरिंग वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी रिक्लासिफाइड कितनी रहेगी, 2 करोड़ ही रहेगी। सिंस द लीज ऑफ द प्रॉपर्टी इज एन ऑपरेटिंग लीज, रेंटल इनकम मतलब जो है ना उसने 1 अक्टूबर को दिया था उसने नोटिस ना, 30 सितंबर को दिया था, तो 1 अक्टूबर से लेके 1 अक्टूबर 2015 से लेके 31 मार्च 2016 तक जो 6 महीने है ना उसको तो वैकेट रही, लेकिन 1 अप्रैल 2015 से लेके 30 सितंबर 2015 तक तो उसके पास थी, नोटिस दिया हुआ था, तो 10 लाख का रेंट आया। तो जो 10 लाख का रेंट आया ना वो पीनल में चला जाएगा, 31 मार्च 2016 के एंड का जो पीनल बनेगा उसमें 10 लाख पीनल में चला जाएगा। द एडिशनल कॉस्ट थी 60 लाख की प्रॉपर्टी को डेवलप कर फ्लैट को बनाने के लिए, तो वो क्या होगी, वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अब तो मतलब वो WIP की तरह ट्रीट करेंगे लैंड को क्योंकि उसमें फ्लैट बन रहे हैं, तो कॉस्ट कितनी होगी, 2 करोड़ 60 लाख होगी। तो टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ द फ्लैट एक्सपेक्टेड टू भी कितना हो जाएगा, 5 करोड़। कैसे, 10 फ्लैट कटेंगे, है ना, तो उसमें 50 लाख का ईच है तो 5 करोड़ हो गया। लेकिन जो डेवलप करने के लिए जो खर्चा लगा वगैरह वो देखेंगे अपने, है ना, तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब फर्दर कॉस्ट टू डेवलप द फ्लैट है ना 40 लाख लगी थी, तो NRV कितना आ जाएगा, 5 करोड़ माइनस 40 लाख 4 करोड़ 60 लाख आ जाएगा, है ना। और फ्लैट को मेजर किस पे करेंगे, कॉस्ट पे करेंगे, क्योंकि अपने जब इंड AS 2 लगाते हैं, है ना, तो कॉस्ट और NRV विचएवर इज लोअर होता है, क्योंकि अब तो पहले लैंड और फ्लैट बनाए तो इंड AS 2 में आ जाएगा वो,
तो जो प्रॉपर्टी है उसकी कॉस्ट में मेजर हो जाएगा 2,60 लाख पे। तो फ्लैट विल बी शोन इन इन्वेंट्री एज करंट एसेट। नाउ TYQ 5, सोरिया लिमिटेड ओन्स अ बिल्डिंग ए विच इज स्पेसिफिकली यूज फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग रेंटल। मतलब एक बिल्डिंग ए सोरिया लिमिटेड के पास जो कि रेंटल के लिए यूज होती है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी। कंपनी ने अभी से खुद की बिल्डिंग ए है ना, हैज नॉट बीन यूजिंग द बिल्डिंग ए और एनी ऑफ इट्स फैसिलिटी फॉर द ओन यूज। मतलब कोई भी ये खुद के लिए यूज के लिए काम नहीं लेती है, ओनर ऑक्यूपाइड नहीं है। मतलब कंपनी इज एक्सप्लोरिंग द अपॉर्चुनिटी टू सेल द बिल्डिंग इफ इट रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन। कंपनी उसको कोई भी अगर अपॉर्चुनिटी मिली ना, अच्छा अमाउंट मिले तो उसे बेच देगी। मतलब क्या वो कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए रखा हुआ है ना। तो ये इंड AS 40 में जाएगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रेलिवेंट फॉर बिल्डिंग ए फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012। ठीक है, बिल्डिंग ए वाज इनिशियली परचेज एट द कॉस्ट ऑफ 10 करोड़। एट दैट टाइम द यूजफुल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग वाज एस्टिमेटेड टू बी 20 years, आउट ऑफ विच 5 years हैव बीन एक्सपायर्ड एज ऑन 1 अप्रैल 2001। अपने को बता दिया कि 1 अप्रैल 2011 को उसके 5 साल पूरे हो गए हैं, मतलब 5 साल बीत चुके हैं। तो अब कितने ईयर्स लेफ्ट रह गए? 15 years रह गए, है ना। तो इसमें क्वेश्चन में क्या है, अब देखो अपने को 1 अप्रैल 2011 को बता दिया, उसने 5 साल पूरे हो गए। अब नेक्स्ट क्या बोला, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज इन्वेस्टेड इन अनदर बिल्डिंग बी विद द पर्पज टू होल्ड इट फॉर कैपिटल अप्रिसिएशन। अब इसे भी कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए रखा हुआ है, मतलब ये भी इंड AS 40 में जाएगा। द प्रॉपर्टी वाज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2011 एट अ कॉस्ट ऑफ 2 करोड़। ठीक है, एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द बिल्डिंग इज 40 years। एज यूजुअल द कंपनी फॉलो स्ट्रेट लाइन फॉर डेप्रिसिएशन। अब आगे अपने को कुछ एक्सपेंडिचर इनकर हुए जो अर्न हुए वो बताएं। ठीक है, अभी अपने को बता दिया, 2 प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा था क्वेश्चन। अब इस मल्टीपल ने पूछा क्यों, क्योंकि बाकी सारी इन्फॉर्मेशन है ना वो डिस्क्लोजर के लिए पर्पज के लिए दिया, कोई काम की नहीं है, डिस्क्लोजर के लिए पूछा, इसलिए अपने उसमें से लाइन्स कॉपी कर देंगे। वैसे पूछा क्या, व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ बिल्डिंग ए एंड बिल्डिंग बी इन द बैलेंस शीट ऑफ सोरिया लिमिटेड। मेन में ट्रीटमेंट क्या होगा ये पूछा है मेनली। अब आंसर क्या बोला, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वो रेंटल के लिए या फिर कैपिटल अप्रिसिएशन या किसी भी इन दोनों में से किसी के लिए भी यूज की जाती है तो वो इंड AS 40 लगता है। जो इंड AS 40 है वो मतलब मेजर करता है, मेजर और डिस्क्लोजर करता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, है ना। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इनिशियली कॉस्ट में मेजर की जाती है और इनिशियल रिकॉग्निशन के बाद एंटिटी है ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कैसे ट्रीट करती है, एज पर इंड AS 16 की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको ट्रीट करती है। तो अपने को डिस्क्लोजर मांगा था, कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करेंगे, तो मेजरमेंट और डिस्क्लोजर ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एज पर इंड AS 40 इन द बैलेंस शीट वुड बी एज फॉलोज। तो अब देखो पीरियड एंड 31 मार्च 2012 है। अपने उन्होंने क्या किया था कि 1 अप्रैल 2002 था ना, ये देखो अपनों ने वो खरीदा कब था, जो प्रॉपर्टी थी ना 2 करोड़ की बिल्डिंग बी, वो अपने 1 अप्रैल 2011 को खरीदी थी, है ना। और अपने को बताया था 1 अप्रैल 2011 को उसका मतलब 5 साल कंप्लीट हो गए थे। अब क्या है इसमें जो ऐसा का सोल्यूशन है, इन्होंने ये मान रखा है कि जो बिल्डिंग ए है ना उसको 1 अप्रैल 2011 उसको 5 साल पूरे हुए हैं, है ना। तो अपने दोनों का ट्रीटमेंट पहले 1 अप्रैल 2011 से स्टार्ट करते हैं। तो ग्रोस अमाउंट कितनी थी, ओपनिंग बैलेंस कितना था बिल्डिंग का 1 अप्रैल 2011 को, 10 करोड़ था। ठीक है, और एडिशन कितने का किया, 2 करोड़ का किया था। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा, मतलब ग्रोस कितना हो गया दोनों का मिला के 12 करोड़ हो गया। डेप्रिसिएशन देखो कैसे करेंगे कि 10 करोड़ की बिल्डिंग थी, है ना, 5 साल 1 अप्रैल 2011 को तो 5 साल पूरे हो गए थे, तो उन 5 सालों का डेप्रिसिएशन तो लगाएंगे ना, ब्याज कितने की रह गई है बिल्डिंग। तो 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 20 years इंटू 5 years, तो 2.50 आ जाएगा। मतलब आज तक अपना इतना डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो ओपनिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन का 2.50। डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर कैसे लगाएंगे, देखो अपने 10 करोड़ था डिवाइडेड बाय, है ना, 20 ईयर करेंगे तो अपने पास 0.50 आ जाएगा, मतलब 50 लाख आ जाएगा। और जो 2 करोड़ की बिल्डिंग थी, बिल्डिंग भी उसका 40 years लाइफ थी, तो 2 करोड़ डिवाइडेड बाय 40 तो 0.05 आएगा। तो 0.05 प्लस 0.50 मतलब 50 लाख बिल्डिंग ए का, तो मिला के टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया ड्यूरिंग द ईयर 0.55 हो गया, है ना। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ क्लोजिंग बैलेंस के लिए 2.50 प्लस 0.55 अल्टीमेटली कितना गया 3.05 आ गया। अब नेट बैलेंस कितना बचा, मतलब ग्रोस अमाउंट में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, तो आज हमारे पास दोनों बिल्डिंग मिला के नेट बैलेंस देखें तो 8.95 का, मतलब 8.95 लाख का है। अब क्वेश्चन में हमें ना पीनल की कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, मतलब जो एक्सपेंडिचर इनकर हुए हैं, तो अपने को पीनल का भी कुछ एक्सट्रैक्ट वगैरह दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो फर्दर ड्यूरिंग द ईयर 2011 और 12 कंपनी हैज अर्नड और इनकर्ड फॉलोइंग डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू बिल्डिंग ए और बिल्डिंग बी। रेंटल इनकम फ्रॉम बिल्डिंग ए 75 लाख, रेंटल इनकम फ्रॉम बिल्डिंग बी 25 लाख। इनकम कितनी है अपने को 1 करोड़ आ गई, 70 प्लस 25। सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस 5 लाख, फीस एंड टैक्सेस 1 लाख, ग्राउंड रेंट 2.5 लाख, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1.5 लाख, लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस 2 लाख, कमीशन एंड ब्रोकरेज 1 लाख। ठीक है, अब देखो अपने पास इनकम आई 1 करोड़ की और खर्चे कितने हो रहे हैं अपने 5, 1, 6, 6, 8.5, 9, 10, 13 लाख के एक्सपेंडिचर हो रहे हैं। ठीक है, तो 13 लाख का एक्सपेंडिचर
और 1 करोड़ का वो, तो वो माइनस हो जाएगा और डेप्रिसिएशन है वो माइनस आएगा। तो देखते हैं P&L में कैसे दिखाया इन्होंने। देखो अमाउंट रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज एज ऑन 31 मार्च 2012 कैसे होगा। रेंटल इनकम कितने है अपने को 0, इन्होंने क्या किया करोड़ में दिखाया, तो 0.75 प्लस 0.25 1 करोड़ आ गया। डायरेक्ट ऑपरेटिंग 13 आया था अपना, तो 0.313 करोड़ हो जाएगा। और प्रॉफिट अपने को कितना आ गया 0.87 आ गया, मतलब 1 में से 0.13 माइनस कर दिया। डेप्रिसिएशन अपना ड्यूरिंग द ईयर कितना आया था 0.50 प्लस 0.5 0.55 वो माइनस किया। तो प्रॉफिट फ्रॉम अर्निंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से अपने जो अर्निंग हुई बिफोर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो 0.32 मतलब 32 लाख अपना प्रॉफिट आ गया। अब अपने वो क्वेश्चन है ना डिस्क्लोजर, वो सब पैराग्राफ थे ना वो डिस्क्लोजर के लिए थे, तो वो आप पढ़ सकते हो। इसमें क्या होगा, मतलब डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक वगैरह यूज किया तो क्या इंक्रीज हो रहा है ना, वो सब बता देंगे डिस्क्लोजर में। वो सब क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, मतलब उसमें डिस्क्लोजर बता देंगे। नाउ TYQ 6 X Limited own a land and building whose future use was not determined as at 31st March 2011. How should the property be classified in the books of X Limited as at 31st March? अब अपने को पता है कोई लैंड हो कुछ भी हो, मतलब उसका अगर फ्यूचर डिटरमाइनेबल अपने को नहीं पता किस लिए यूज होगी, फ्यूचर डिटरमाइनेबल नहीं है, तो अपने उसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानते हैं, मतलब ऐसे रखी होगी कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए यही मान लेते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्लासीफाई हो जाएगी। इसका आंसर तो ये हो गया। ड्यूरिंग जून 2011 X Limited commenced the construction of office building on its for own use, presuming that the construction of the office building still be in the progress as of 31st March 2012। अब बोल रहा है कि 1 जून 2011 को कंपनी ने क्या किया, ऑफिस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है, खुद के काम के लिए। अब तो ये मान रहे हैं 31 मार्च 2012 को है ना, बिल्डिंग अभी भी मतलब बन रही है, वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है सब कुछ। तो ए पॉइंट अपने को पूछता है हाउ शुड लैंड प्रॉपर्टी बी क्लासिफाइड बाय एक्स लिमिटेड इन हिज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। अब क्यों उन्होंने काम शुरू कर दिया, सिर्फ इनका इंटेंशन नहीं है, काम शुरू हो चुका है, तो क्या क्लासीफाई हो जाएगी, ये पीपी क्लासीफाई हो जाएगी, बिकॉज खुद के यूज के लिए करेंगे, तो इंड 16 लग जाएगा ए पॉइंट में। और ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से चेंज हो गया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 2 क्या हो जाएगी, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बन जाएगी। बी पॉइंट क्या पूछ रहा है, विल देयर बी अ चेंज इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्रॉपर्टी रिजल्टिंग फ्रॉम एनी चेंज इन यूज ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये बोल रहा है कि जो कुछ प्रॉपर्टी की कैरिंग अमाउंट उसमें कोई चेंज हो जाएगा क्या, क्योंकि उसके यूज में चेंज हो रहा है ना, मतलब पहले अपने इसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी चेंज कर रहे थे, तरह ट्रीट कर रहे थे, अब इसे ओनर ऑक्यूपाइड की तरह ट्रीट करेंगे, तो उसके यूज में चेंज हो गया, तो इसके यूज में चेंज होने की वजह से इसकी कैरिंग अमाउंट में चेंज होगा क्या, इसकी कैरिंग अमाउंट में चेंज नहीं होगा, क्योंकि इंड AS 40 का जो पैरा है वो अपने को बोलता है कि हमेशा कॉस्ट पे ही मेजर होती है, ठीक है, तो कैरिंग अमाउंट में कोई भी चेंज नहीं होगा। सी पॉइंट पूछता है whether the change in classification to or from investment property बीच से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से चेंज हो रही है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट होकर आ रही हो, तो क्या वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है इन अकॉर्डिंग विद इंड AS 8, ठीक है। भी इस क्वेश्चन में जो बताया है उस पर इंड AS 8 लगेगा क्या, अकाउंटिंग पॉलिसी है क्या, अपने को पता है चेंज इन यूज है, ठीक है, वो क्या है, वो इंड AS 8 नहीं है, ठीक है, वो चेंज इन यूज है सिर्फ। जो क्लासिफिकेशन हो रहा है ना किससे, इंड AS 40 टू इंड AS 16, ये चेंज इन यूज है, ना कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। डी पॉइंट पूछ रहा है व्हाट वुड बी योर आंसर टू ए अबव, व्हाट वुड योर आंसर टू ए अबव बी डिफरेंट if there were to be a management intention to commence construction of an office building for its own use, however no construction activity was planned by 31st March 2012। अगर बोल रहा है कि अगर मैनेजमेंट का सिर्फ इंटेंशन था कि हम कमेंस करेंगे ऑफिस बिल्डिंग, लेकिन अभी तक कोई कंस्ट्रक्शन का काम शुरू नहीं हुआ, सिर्फ अपने को बताता है इंड AS 40 अगर सिर्फ मेयर इंटेंशन है कोई चीज कंस्ट्रक्ट करने का या कुछ काम करने का, तो हम उसे नहीं मानते हैं। ऊपर ए पॉइंट में क्या, तो उन्होंने कमेंस कर दिया था, इसमें कमेंस नहीं किया है, तो वो स्टिल टू बी कैटेगराइज एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इसका आंसर देखो, एज पर पैराग्राफ 8B ऑफ इंड AS 40 प्रॉपर्टी अनडिटरमाइनेबल फ्यूचर यूज के लिए तो शुड बी क्लासिफाइड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो जो 31 मार्च 2011 का पूछा था उसमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैटेगराइज हो जाएगी। जो पैरा था ना, पैरा 57, वो बोलता है कि एंटिटी है ना वो चेंज कर सकती है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से किसी और में भी, तो अगर तभी कर पाएगी जब उसका एविडेंस अपने को पता हो, भी चेंज इन यूज में एविडेंस अपने को पता हो। अपने को पता था कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया तो उस चीज का एविडेंस था, चेंज इन द प्रॉपर्टी मीट्स और सीजेस टू डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड देयर इज एविडेंस ऑफ चेंज इन यूज। ये बोलता है चेंज तभी अक्कर होता है जब प्रॉपर्टी है ना वो डेफिनेशन को मीट करती है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, ठीक है, या फिर सीजेस टू बी डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तभी चेंज हो जाता है। अब ए पॉइंट में हमने को बताया था, तो अपने बताया था, उसने कमेंट्स कर दिया है, तो प्रॉपर्टी शुड बी रीक्लासिफाइड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट टू ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। बी पॉइंट में बताया था ट्रांसफर हो रहा है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, है ना, और इन्वेंट्री में किसी में भी मतलब इनमें से किसी में तो कैरिंग अमाउंट को चेंज नहीं करता है और ना ही उसकी कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी को चेंज करता है, वो तो कैरिंग अमाउंट पे मेजर होगा वो।
सी भाई बता रहा है, वो पूछ रहा ना अकाउंटिंग पॉलिसी में कैटेगराइज करेंगे क्या, उसमें दिखाएंगे क्या। तो नो द चेंज इन क्लासिफिकेशन टू और फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज ड्यू टू चेंज इन यूज ऑफ प्रॉपर्टी, नो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड एंड प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड नॉट बी रीसेटेड। और प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फिर से रीसेट करने की जरूरत नहीं है, कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन लगाने की भी जरूरत नहीं है। मतलब ये क्या है, चेंज इन यूज है ना कि क्लासिफिकेशन है। डी पॉइंट बता रहा है कि मेयर मैनेजमेंट इंटेंशन फॉर यूज ऑफ द प्रॉपर्टी डू नॉट एविडेंस चेंज इन यूज। फिर मैनेजमेंट का सिर्फ इरादा है कि वो प्रॉपर्टी के यूज को चेंज करेगी, तो ये सबूत नहीं है, एविडेंस नहीं है चेंज इन यूज का। सिंस एक्स लिमिटेड हैज नो प्लान टू कमेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग ड्यूरिंग 2011 or 12, the property should be continue to be classified as an investment property by X Limited in financial statement as of 31st March 2012.